हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई होते क्या? आपने एक वर्ड सुना है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियाई न्यूक्लियस का ही प्लूरल वर्ड होता है और हमारी न्यूक्लियस की डेफिनेशन होती है द सेंटर ऑफ एन एटम इज नोन एज न्यूक्लियस। आपने पढ़ा होगा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस लाई करता है, ठीक है, जिसका एटम का मोस्टली मास किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे अपने इस चैप्टर में जो न्यूक्लियस के अबाउट में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के इनसाइड हमारे पास क्या क्या होता है या न्यूक्लियस किस किस से बना होता है। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक नंबर। उसके बाद हम देखेंगे मास नंबर। मास नंबर का पूरा नाम एटॉमिक मास नंबर भी होता है। फिर है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किसके लिए होती है? ये जनरली जो भी हमारे एटम होते हैं और जो भी हमारे न्यूक्लियस का पार्ट होता है, ठीक है, जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मीजॉन है, इन सब का मास मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। फिर हम देखेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसा होता है। उसके बाद हम न्यूक्लियर की डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मास एनर्जी रिलेशन। आफ्टर देन हम मास डिफेक्ट पढ़ेंगे। फिर हम न्यूक्लियर फोर्स पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फोर्सेज होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आप अगर हाइड्रोजन को छोड़ दें तो हमारे जितने भी एटम हैं सब के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस का मीनिंग क्या हुआ? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन एक्सेप्शनल केस है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के बाद जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबके अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब हम देखते हैं प्रोटॉन क्या है। प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज और चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और मास होता है इसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की। इलेक्ट्रॉन का मास इसके मास से भी बहुत कम होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। अब जो प्रोटॉन का मास है वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही लाइट मास पार्टिकल है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज आल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को फंडामेंटल पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और सबसे स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बेसिक पार्टिकल होते हैं। जो हमारा न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि इसका चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल भी बोलते हैं हम इसको, और इसका मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये 10⁻⁻27 किलोग्राम है बेटा, थोड़ी सी प्रिंटेड मिस्टेक है। ये भी इलेक्ट्रॉन के कंपेरेटिवली बहुत ही हैवी होता है। अब आप दोनों का मास देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर हम Z से डिनोट करते हैं और दूसरा हमारे पास होता है एटॉमिक मास नंबर। हमारे पास दो तरीके के नंबर है, एक एटॉमिक नंबर है, एक एटॉमिक मास नंबर है, या हम इसको सिंपल मास नंबर भी बोल सकते हैं। मास नंबर को हम A से दिखाते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है बेटा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उसको हम डिनोट करते हैं Z से, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास नंबर। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। इसको A से डिनोट करते हैं, A इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। कैपिटल N क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और कैपिटल Z क्या दिखा रहा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो
ए ज़्यादा होता है और जेड हमेशा ही कम होगा। क्यों? क्योंकि ए के अंदर न्यूट्रॉन भी इंक्लूड है, तो जेड प्लस समथिंग है, तो हमेशा एटॉमिक नंबर से मास नंबर ज़्यादा होगा, अप्रोक्सीमेटली डबल ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, इसकी शॉर्ट फॉर्म AMU या फिर सिंपल स्मॉल यू से भी दिखाते हैं हम इसको, ठीक है। कहीं कहीं आपको बुक में यू लिखा मिलेगा, कहीं पर AMU। एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये आपका मास कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल्स का यूज की जाती है, यानी कि ये एक यूनिट ही है। और कार्बन एटम का 1/12 मास है। कार्बन एटम हमने स्टैंडर्ड एटम लिया है। 1 AMU इजिकल टू 1/12 इंटू कार्बन का मास कितना होता है 12 अपॉन नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं इसको, 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। जब हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं और सोल्व करते हैं तो मेरे पास आता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास बेटा साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट हैव ए शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री। न्यूक्लियस की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। हाउएवर द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैन बी गिवन बाई। साइज का मतलब क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस कितने अमाउंट में है, ठीक है। न्यूक्लियस ने कितना स्पेस एटम के अंदर लिया है, तो वो बिल्कुल वेल डिफाइंड बाउंड्री तो हमारे पास नहीं है। फिर भी जो हमारा एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल शेप में हम दिखाते हैं, तो इसकी एक रेडियस कैलकुलेट की जा सकती है और उसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R0 A⁻1/3। ए आपको अभी बताया था मास नंबर, और R0 ए हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है। 1.2 इंटू 10⁻⁵ मीटर इज ए कॉन्स्टेंट विच इज़ द सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई। ये 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होता है बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिए। 10⁻⁻15 होता है। ये एक कांस्टेंट है विच इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई एंड एज आपको बता चुके हैं, मास नंबर है न्यूक्लियस का। अब हमारे पास आता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रेंज फ्रॉम 1 फर्मी मीटर टू 10 फर्मी मीटर। हमारे पास न्यूक्लियस की रेडियस कहाँ से कहाँ लाई कर सकती है, 1 फर्मी मीटर से 10 फर्मी मीटर। और फर्मी की जो यूनिट है, फर्मी मीटर स्मॉल यूनिट होती है लेंथ को मेजर करने के लिए, और ये 10⁻⁻15 के बराबर होती है। 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर तक न्यूक्लियस की रेडियस रहती है। अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम स्पेरिकल शेप काउंट कर रहे हैं न्यूक्लियस की, तो हमारे पास V का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई r³। वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हमारा V आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, क्योंकि 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है, और हमारे पास V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस का साइज है, वॉल्यूम को ही हम साइज बोल सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, मास नंबर पे। कोई भी एटम जिसका मास नंबर जितना बड़ा होगा, या फिर हम बोलें कि कोई भी एटम जितना हैवी होगा, मास नंबर का मतलब क्या है, उसके अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जितने ज़्यादा होंगे उतना हैवी होगा, यानी कि उतना ही उसका साइज बड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर कम है मास नंबर तो उसका साइज स्मॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर डेंसिटी। हमारे पास मास है, वॉल्यूम का फॉर्मूला V इक्वल टू 4/3 पाई r³। डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जब हम सोल्व करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। रो का फॉर्मूला मेरे पास मास अपॉन वॉल्यूम, जब हम सोल्व करेंगे मास की वैल्यू पुट कर देंगे और V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपको सोल्व करके देखना भी ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर डेंसिटी फिक्स्ड होती है, सभी एटम की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम रहती है, सभी के सभी न्यूक्लियस की, इसलिए आपको अलग अलग निकाल के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
अब न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में कुछ पॉइंट है बेटा। द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये तो सभी के लिए फिक्स है, तो किसी का मास नंबर कितना भी हो, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या रहेगी मेरे पास? सेम रहेगी। सो ऑल द न्यूक्लियाई पोजेस नियरली द सेम डेंसिटी होती है सबकी। सेकेंड पॉइंट है द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू। सच हाई डेंसिटीज आर फाउंड इन वाइट ड्वार्फ स्टार्स विच कंटेन मेनली न्यूक्लियर मैटर। देखो बेटा, न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू कितनी बताई? 2.29 इंटू 10⁻17, और 10⁻17 प्लस का है, तो 10⁻17 तो बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास। तो इसलिए इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी सभी की क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। कहाँ पे पाई जाती है? वाइट ड्वार्फ, जो हमारे छोटे छोटे स्टार होते हैं ना, बोना स्टार भी बोलते हैं हम हिंदी में जिनको, तो उन्हीं में पाई जाती है। यानी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। रेडियस तो कितनी बताई? 10⁻−15 से 10⁻−14 मीटर, इतनी सी जगह में, और 10⁻+17 डेंसिटी रहती है। यानी कि बहुत छोटा है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ही हैवी होती है। थर्ड पॉइंट है द न्यूक्लियर डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म नहीं है, कम ज़्यादा हो सकती है। इट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर पे मैक्सिमम है, एंड डिक्रीज ग्रेजुअली एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। देखो, सेंटर पे सबसे ज़्यादा, और सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते हैं, बाहर की तरफ, बाउंड्री की तरफ जाते हैं, तो वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसका सारा का सारा मास कहाँ लाई करता है? सेंटर पे। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर रेडियस इज द distance from the center of the nucleus at which the density of nuclear matter decreases to 1/2 of its maximum value at the center। तो न्यूक्लियर रेडियस क्या होती है बेटा? डिस्टेंस है सेंटर से जहाँ पे हमारी जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर है वो डिक्रीज टू 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द सेंटर हो जाती है। इसका मतलब है कि, तो अगर हम बात करें न्यूक्लियर रेडियस पे, न्यूक्लियर डेंसिटी कितनी होगी? जितनी सेंटर पे होती है उसकी हाफ हो जाती है रेडियस पर। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास बेटा टर्म आती है मास एनर्जी रिलेशन। मास और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप न्यूटन सेकेंड लॉ 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमने फॉर्मूला लिखा, F इक्वल टू क्या हो गया बेटा मेरे पास? d/dt mv, यानी कि P होता है dp/dt। हमने क्या पुट किया? F इज इक्वल टू mv, P को mv पुट कर दिया। अब m हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, m बाहर आ जाएगा dv/dt प्लस एक बार v बाहर आ जाएगा dm/dt। इफ दिस फोर्स F डिस्प्लेसेस द बॉडी बाई ए डिस्टेंस dx, इट्स एनर्जी इंक्रीजेज बाई, देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी को हम के से भी दिखाते हैं। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इसलिए लिख दिया डी के इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। एफ की वैल्यू पुट कर देंगे हम जो ऊपर है, और डी एक्स से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास डी के क्या आ गया? एम। देखो डी वी को हम अलग लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे इंटू डी वी प्लस वी, फिर से डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, डी एम अलग लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास डी एक्स बाई डी टी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। ठीक है, हम फॉर्मूला बना देंगे। अब हमारा डी के क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी के आ जाएगा एम वी इंटू डी वी प्लस वी इंटू वी क्या हो जाएगा? वी स्केयर डी एम। इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक मास, ये आइंस्टीन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, m इक्वल टू एम नोट अपॉन 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर, और उस पूरे का अंडर द रूट या फिर पावर 1/2। यहाँ पे m नोट रेस्ट मास होता है और m जो जनरल मास हमारे पास है। अब बेटा हम स्केयरिंग एंड उसको सोल्व करेंगे मैनिपुलेटिंग। ठीक है। इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो मेरे पास आया m स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर वी स्केयर इक्वल टू एम नोट स्केयर सी स्केयर। ये हमारा सोल्व करने के बाद आया। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सी स्केयर 2m dm माइनस एम स्केयर 2v dv माइनस वी स्केयर 2m dm इक्वल टू 0। जब हम इसको फाइनली सोल्व करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे, हमारी राइट हैंड साइड सेम आ गई, तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा डी के इक्वल टू डी एम सी स्केयर
अब देखो ये तो डी के तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी थी, अगर हम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे हम। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से के, और मास कहाँ से कहाँ लाई करता है, एम नोट से एम। जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा के इक्वल टू एम माइनस एम नोट सी स्केयर। मैं के प्लस एम नोट सी स्केयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम सी स्केयर। एम नोट सी स्केयर क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, और के क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ गई, कैपिटल ई। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकती हूँ कैपिटल ई इक्वल टू एम सी स्केयर। दिस इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। यही आपकी रिलेशन है। इसका डेरिवेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो न्यूमेरिकल करने हैं ई इक्वल टू एम सी स्केयर पे। बस आप मिस्टेक क्या करते हैं, आसान सा फॉर्मूला है, आइंस्टीन ने दी थी, फेमस इक्वेशन है। मास तो आपको पता ही होता है, और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर। अब कई न्यूमेरिकल में क्या होता है, वो वैल्यू आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी होती है। तो फिर आप क्या करते हो, मास को उससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसमें मास ही क्या गिवन होता है, मास की यूनिट ही अगर किसी क्वेश्चन में ग्राम है या किलोग्राम है तो आप उसको किलोग्राम में, मास में, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे, फिर सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 3 × 10⁸ का स्केयर। लेकिन अगर मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो आप उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसमें सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करेंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होके आता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब, जैसा कि आपको पता चल रहा है, डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस आ जाना किसी चीज़ में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द मासेज ऑफ द न्यूक्लियस कंपोजिंग ए न्यूक्लियस इज नोन एज मास डिफेक्ट। देखो हमने कहा कि रेस्ट मास जो न्यूक्लियस का वो फिक्स है, ठीक है, और आपने कहा न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए था, रेस्ट मास के इक्वल आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मास डिफेक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कई किलोग्राम का डिफरेंस आ जाएगा, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है, 0.0 समथिंग, ठीक है। तो हम मास डिफेक्ट का फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम क्यों है, डेल्टा का मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है। डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी। जेड एम पी, जेड क्या था हमारे पास, एटॉमिक नंबर, एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन हैं इंटू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन। हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे, हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हमें पूरे मास नंबर पता है और हमें पता है कि जेड मेरे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हम पूरे मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्लस ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैपिटल एन लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन ये आपको डायरेक्ट नहीं पता होता, आपको फॉर्मूले से निकालना होता है ए माइनस जेड इंटू मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, इसलिए हमने क्या लिखा, स्मॉल एम एन, ठीक है। इसको ब्रैकेट में डालेंगे, ये है मेरा कंपोजिशन से जो मास आया, माइनस कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है, जो रेस्ट मास है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप ए न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स एंड प्लेस देम एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट को तोड़ने के लिए या फिर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पे लेके जाने के लिए जो एनर्जी यूज की जाती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्केयर, यानी कि मास डिफेक्ट को सी स्केयर से मल्टीप्लाई कर दे, वही जो एनर्जी मास रिलेशन से हमारे पास फॉर्मूला आया था। और बाइंडिंग एनर्जी देखो सी स्केयर से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स मेरे पास क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स लग रहे हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। तो दे आर द फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के अंदर कितने चीज़ें थी हमारे पास, कंपोजिशन क्या थी न्यूक्लियस की,
तो बेटा मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जो प्रोटॉन के बीच फोर्स लगेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, 3 तरीके का फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स। दे कैन बी एक्सप्लेन बाय मेजॉन थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन मेजॉन थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। देर आर 3 काइंड ऑफ मेजॉन होते हैं, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई न्यूट्रल, यानी कि पाई जीरो। जो पाई प्लस एंड पाई माइनस होते हैं आर 273 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है इनका मास। पाई जीरो इज 264 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर सराउंडेड बाई मिजॉन्स, मिजॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये बड़ी क्लास में आता है तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे। न्यूक्लियस फोर्स के बारे में जो आपके सिलेबस में है वो देखते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोला? विच होल्ड टुगेदर द न्यूक्लियॉन्स। अट्रैक्टिव फोर्स होगा तभी तो वो दो चीज़ों को होल्ड करेगा। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कैसा मास है? पॉजिटिव, ठीक है, और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो भी कैसा है? पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर सेम चार्ज है, एक प्रोटॉन तो होगा ही नहीं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, वो तो उसके मास नंबर पे डिपेंड करेगा या एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हर एटम के अंदर डिफरेंट होते हैं, हर एलिमेंट का मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है हमारे पास। तो मान लिया किसी के अंदर एक से ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के सबके अंदर एक से ज़्यादा ही होते हैं प्रोटॉन, तो उनका आपस में रिपल्सन होना चाहिए। 2 प्रोटॉन को तो इकट्ठे होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिसकी वजह से सेम पॉजिटिव मास के बहुत सारे प्रोटॉन एक ही न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं कुछ। न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है। इट इज सेम बिटवीन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे भी सेम है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी सेम। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ठीक है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव पॉजिटिव पे भी सेम है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पे भी सेम है, और पॉजिटिव और न्यूट्रल पे भी सेम है। सेकेंड है इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर के अंदर, ठीक है बेटा। अराउंड 1038 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है इतना। नेक्स्ट है इट इज़ शॉर्ट रेंज फोर्स विद रेंज 1.5 फर्मी, बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा 11th में फर्स्ट चैप्टर में कि जो न्यूक्लियर फोर्स है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी रेंज सबसे कम होती है 1.5 फर्मी, यानी कि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लगता है, या फिर बोले हम एक एटम के अंदर लगता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स बिकम रिपल्सिव इफ डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूसेस टू 0.5 फर्मी एंड लेस। देखो अभी हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन में कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, लेकिन ये इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर ये 1.5 फर्मी तक लगता है तो हमारे पास कैसा होता है? अट्रैक्टिव, लेकिन अगर 0.5 फर्मी या उससे कम रेडियस हो जाए तो ये रिपल्सिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज एन एक्सचेंज फोर्स, एक्सचेंज फोर्स है 2 न्यूक्लियॉन्स एक्सचेंज पाई मिजॉन्स बिटवीन देम, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है पाई मिजॉन के बारे में। नेक्स्ट है इट एग्जिबिट्स सैचुरेशन प्रॉपर्टी, दैट इज न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट विद इमीडिएटली नेबर्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज स्पिन डिपेंडेंट, स्पिन डिपेंडेंट होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स, ये सिर्फ सेंटर के अराउंड नहीं लिखता है। नॉन सेंट्रल का मतलब इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से 4-5 प्रॉपर्टी कोई भी याद रख सकते हैं, आपको सारी याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है बेटे मेरे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन इज डिफाइंड एज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन है इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज इनटू वन अनदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लियस accompanied by a release of a large amount of energy, ठीक है। तो बेटा मेरे पास न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है? एक तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें जो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब ये रिएक्शन होती है,
और जो एनर्जी सोर्स ऑफ सन है उसका भी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सन है, सन के न्यूक्लियस के अंदर कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है, इसलिए जो सन है उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इसी तरीके से जो हमारे स्टार होते हैं उनके अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती रहती है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहले सन के लिए देखते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का मिला दे तो हमारे पास हाइड्रोजन का आइसोटोप बनता है 1s2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है प्लस 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत ही हाई होती है। उसके बाद मेरे पास आता है फिर से 1h1 प्लस 1s2 क्या मिलाता है, बनता है हीलियम बनता है 2He3 प्लस 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मेरे पास हीलियम प्लस हीलियम क्या आता है, हीलियम का नया आइसोटोप 2He4 प्लस 1H1 प्लस 12.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो हमारे पास लास्ट में क्या है, हीलियम प्लस फिर से हाइड्रोजन एटम, फिर से ये साइकिल रिपीट होती रहती है, कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, बार बार रिएक्शन अपने आप को रिपीट करती है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से मेरे पास जो स्टार है उनके अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। ऐसे ही कार्बन प्लस हाइड्रोजन मेरे पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन से मेरे पास क्या बनता है, कार्बन। फिर कार्बन प्लस हाइड्रोजन फिर से क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन से फिर से मेरे पास डीके हो क्या बनता है, नाइट्रोजन। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, कार्बन, और एनर्जी रिलीज होती रहती है। ठीक है, आप कोई भी दो रिएक्शन याद कर सकते हैं और एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी हमने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। ठीक है, फ्यूजन में दो चीज़ें कंबाइन हो रही थी, फ्यूजन में क्या होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। डेफिनेशन देखते हैं, द फिनोमिना इन विच ए हैवी न्यूक्लियस ए ग्रेटर देन, यानी कि मास नंबर ग्रेटर देन 230 व्हेन एक्साइटेड splits into two smaller nuclei of nearly comparable mass is called nuclear fission। ठीक है बेटा, ये स्प्लिट्स की जगह यहाँ पे आएगा स्प्लिट्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा सा हैवी न्यूक्लियस जो है मेरे पास ए ग्रेटर देन 230, जनरली सबसे पहले हम यूरेनियम का ही पढ़ते हैं। ठीक है, वो दो छोटे एटॉमिक मास नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूजन में क्या था, दो स्मॉल न्यूक्लियाई बनके एक लार्जर नंबर का क्या बनाते थे, न्यूक्लियस बनाते थे। इसमें क्या है, एक बड़ा न्यूक्लियस क्या बनाता है, स्मॉल नंबर के दो न्यूक्लियस बनाता है। तो यूरेनियम रिएक्शन सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम देखते हैं U35 प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, एन का मतलब है न्यूट्रॉन। ये किस किस में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर रिएक्शन, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस क्यू। क्यू का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो यूरेनियम किस किस में टूट जाता है, बेरियम ऑफ क्रिप्टॉन में, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं हमारे, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वैल्यू इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्यूजन में भी हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती रहती है। The fission of uranium 235 yield broadly two group of nuclei. One of the group is a lighter group with mass number range from 85 to 104. The other group is heavily grouped with mass number range from 130 to 149. फ्यूजन कैन प्रोड्यूस अदर फ्रेगमेंट्स आल्सो। देखो ये बता रखा ऊपर, जो यूरेनियम है, यूरेनियम के अलग अलग आइसोटोप है, सबका क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, और उससे ज़्यादा यूरेनियम के बाद जितने भी मेरे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबके अंदर, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है ज़्यादा मास की वजह से, उनके अंदर क्या होता रहता है, रिएक्शन होती रहती है न्यूक्लियर फ्यूजन में, छोटे पार्ट्स में टूटते रहते हैं। तो ये पहला ग्रुप 140 के आसपास होता है और दूसरा कम का होता है। ठीक है, जैसे क्रिप्टॉन मेरे पास कितना है, 56 है। नेक्स्ट है मेरे पास द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज फ्यूजन इवेंट फर्स्ट अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेगमेंट्स एंड न्यूट्रॉन। जब डिसइंटीग्रेट होती है एनर्जी तो ये न्यूट्रॉन, देखो आपके पास 3 न्यूट्रॉन मिले हैं और एनर्जी भी रिलीज हुई है। इवेंचुअली इट इज़ ट्रांसफर टू द सराउंडिंग मैटर। जो एनर्जी रिलीज होती है ये फिर स्पेस में मैटर में कन्वर्ट मिक्स हो जाती है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपका सबसे आसान चैप्टर है ये एटम एंड न्यूक्लियस। ठीक है, एटम भी आपके पास काफ़ी इजी चैप्टर है और न्यूक्लियस भी। और अब सिलेबस से आपका काफ़ी कुछ कट गया है, तो इसमें बहुत स्मॉल
टॉपिक्स हैं, आपको उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल बस याद रखने हैं। बेस्ट ऑफ लक बेटा।